डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी जो टीआरई 3 है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान की तैयारी बेहतर दिशा में चलेंगे पूरे जोशो और होशो हवास के साथ। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज हैं, 45 दिन है, क्योंकि जून की सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम लगभग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसके बाद तमाम टीआरई 4 है, रिक्रूटमेंट है, सक्षमता वाले लोग पास किए हैं, तमाम प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। फिर एस्टेट होगा, ये तमाम है। आप प्रिपेयर रहिए, दूसरे के भ्रम भरमाए मत आइए। दिन भर यूट्यूब पर मत स्क्रॉल करते रहिए, क्या देखना बिल्कुल नहीं। जितना आपके पास कंटेंट है पर्याप्त है। ठीक, आप उसी को रिवाइज कीजिए। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सबसे बड़ी बात जो 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यूज हैं उनका भी मॉडल पेपर, हम लोग 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और जो हम लोग प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कर रहे हैं, खासकर जो मॉडल पेपर एकदम आपके जो एनसीईआरटी पैटर्न है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको और उस लेवल पे डिफिकल्टी लेवल को भी हम लोग ध्यान रखें हैं। ठीक, उस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि बिहार सरकार में आईएएस के पद पर तैनात हैं और इनका लंबा अनुभव है, उसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और उसी क्रम में आज का 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, इनकी और अलग सब किए हैं, तमाम हैं। आप चाहे तो देख लीजिए। हम लोग बस प्रयास हम लोगों का ये है कि आपको बेटर कंटेंट मिल सके, जिससे आपका एक सीट आपके लिए सुरक्षित सुनिश्चित हो सके, ताकि और आपका सिलेक्शन हो सके। बस, और कोई हमारा धनोगाई और ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में नहीं है हम लोग। ठीक, ये सोच रहे होंगे कि हम बस, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं, शुरू से आप देख रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान रखिए। बस हम लोग आपको बेटर कंटेंट और लोगों से बेहतर, ये लोग कहेंगे बस पेपर यहीं से आए, क्वेश्चन यहीं से, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों एग्जाम का रिकॉर्ड देख लीजिए। लोग बहुत कह रहे थे यहीं से पेपर आएगा, यहीं से बनाएगा, 100% आएगा, बिल्कुल नहीं। आप जितना पढ़े रहेंगे, जितना आपने टेक्स्ट पढ़ा है वही काम आएगा। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। ठीक, कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है युद्ध स्थल में नहीं, शक्ति के आधार पर हुई है, संघर्ष के आधार पर हुई है। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो शक्ति सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में हुई है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, ये दूसरा है, आपको मैच करना। एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ उनके राइटर हैं। ठीक, देखिए ये मैच करना है। तो दलित विजन्स, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, ये पुस्तक है आपकी किसकी? विलियम ऑमेट की पुस्तक है। पहले का तीसरा होगा। ठीक, और पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया, ये पुस्तक है आपकी डी.एन. धनागरे की पुस्तक है। ये जीएस में भी कभी कभी पूछ लेता है, वैसे कोई पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन जीएस में भी पूछा गया है ये। फ्रॉगिंग आइडेंटिटीज, जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट, एडिटेड, किसने इसका एडिटेड किया? एडिटर कौन है इसका? जोया हसन। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये है बी वेंकटरमन की। ठीक, तो इस हिसाब जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वाधिकारवादी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो कौन सा कथन सही होगा कि शासक की सत्ता के प्रति प्रश्नहीन आज्ञा पालन का प्रभुत्व रखता है? कौन सा कथन? ऐसा नहीं है। बी देखिए, उन दशाओं को प्रत्याभूत करता है जिसमें व्यक्ति यथार्थ आत्मोपलब्धि कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में विनियमित करने का दावा करता है, ये सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित या अमर्यादित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? किसका कथन है ये? संप्रभुता के बारे में या संप्रभुता को डिफाइन इस रूप में कौन करता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा कि जीन बोधा, ये संप्रभुता के सिद्धांत के जनक हैं। जीन बोधा के अनुसार संप्रभुता राज्य का प्राण है, इसके बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता ही वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य परिवारों से पृथक करती है, क्योंकि राज्य को परिवारों का संघ, परिवारों का समुदाय किसने कहा?
किसने कहा? अरस्तु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 5 कि समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? इन कौन से विचारक समता के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो हैं आपके जूलियस न्यूरेरे, टॉनी और बर्नार्ड शॉ। ये समानता के सिद्धांत व्यक्त करते हैं, लेकिन वोगलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि किसी न्यायोचित समाज की समस्या आर्थिक समानता की एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध करने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद का औचित्य ठहराती है? यानी जो एक कोट कहा गया है, किस व्यवस्था के लिए उचित प्रतीत होता है? पूंजीवाद, साम्यवाद, फांसीवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? तो ये राइट आंसर हुआ इसका, ये लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है फांसीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया? किस एक सिद्धांत को फांसीवाद ने अस्वीकार किया? जाति, राष्ट्रीय चेतना? बिल्कुल नहीं, ये फांसीवाद इसका समर्थक है। नेता के प्रति आज्ञापालन और व्यक्तिगत निष्ठा भी इस चीज़ का वो समर्थक है फांसीवाद। और ये आपसे पूछा किस चीज़ का समर्थक नहीं, यानी अस्वीकार कर दिया। और ये जय सम्यकता का भी समर्थक है, तो सी भी राइट आंसर होगा। ठीक, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं इसका समर्थक नहीं है फांसीवादी व्यवस्था, इसलिए ये इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, यानी जो प्रारंभिक समाजवाद था उसके अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि न कोई वर्ग थे, न संघर्ष या समाज रीतियों या परंपराओं के द्वारा नियमित होता था, या शासक वर्ग राज्य जैसे एक तटस्थ अभिकरण को नहीं चाहते थे, या उत्पादक बल समान रूप से साझे में थे। बिल्कुल नहीं। तो इसका यानी आदि में शुरुआती दौर में साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि न कोई वर्ग थे और न ही वर्ग संघर्ष था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्थता निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी सिद्धांत, सामंतवादी सिद्धांत, रूढ़िवादी सिद्धांत या फांसीवादी सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फांसीवादी सिद्धांत। व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्थता फांसीवादी सिद्धांत की एक अनिवार्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना यानी हेजिमोनी की सिद्धांत की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे सघनता से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 9 10 है मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है? एंजल्स, लक्जमबर्ग, ग्रामसी या माओ से तुंग? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ग्रामसी। ठीक, क्योंकि मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना एंटोनियो ग्रामसी के चिंतन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये मैच करना है। एक तरफ मार्क्स की कृतियाँ और उनसे संबंधित विचार, ये तो आपका क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा जाता है, मार्क्स के द्वारा किस पुस्तक में कौन सा सिद्धांत दिया गया? ठीक, तो 18th Brumaire ऑफ लुई बोनापार्ट, पारी कम्यून या क्रिटिक्स ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म या यूटोपियाई समाजवाद की आलोचना। फिर ये इधर है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप वीडियो पॉज करके मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कि नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो नौ उदारवाद आपका किस पर बल देता है? तो बाजार दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देना। ठीक, तो आपका नौ उदारवाद है किसके लिए? तो राज्य व्यक्ति के मामले में सीमित भूमिका नहीं, जो राज्य है व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विधि की बाध्यताओं का अभाव या बाहरी बाध्यताओं का अभाव, अपने स्वयं के सुख के अनुसरण की स्वतंत्रता या विकल्प चयन की स्वतंत्रता? तो
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि विधि की बाध्यताओं का अभाव, यानी कानून का कम से कम बाध्यता हो, कानून का कम से कम हस्तक्षेप हो। क्वेश्चन नंबर 14 कि सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता, यानी कौन सा है जो लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। इसमें से कौन सा है, तो है आपके सिद्धांत लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत कौन सा विचारक ने दिया, टॉकविले ने दिया, रूसो ने दिया, मिल ने दिया। लेकिन आपका नीत्शे जो है ये लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। बेसिक सा प्रश्न ये आता है ही रहता है पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर कोई सब देखें किसी भी स्टेट का, तो उसमें प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ये आपके TRE 1 और TRE 2 दोनों में आया हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। ये किसका कोट है, किसका कथन है, तो ये कथन है आपका जोसेफ शुम्पीटर साहब का, जो कि अभिजनवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, यानी नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, ये आपसे पूछा है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेफरसन या बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा जेरेमी बेंथम। ये प्राकृतिक अधिकारी नैसर्गिक अधिकारों का समर्थक नहीं है, ये बल्कि इनकी आलोचना करने में कहते हैं बकवासों में बकवास हैं, तो ऑप्शन डी होगा बेंथम। अगला प्रश्न क्वेश्चन 19 कि निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम या प्राथमिक गुण है। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद आसान सा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। तो ये कथन है जॉन रॉल्स का, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है। नव्य अधिकार द्वारा किसका औचित्य ठहराया गया है, तो है कि कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार व्यवस्था, इन कल्याणकारी राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। फल निरपेक्षतावाद, सुखवाद, व्यवहारिकतावाद या आदर्शवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फल निरपेक्षतावाद। रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार फल निरपेक्षतावाद सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अभिप्राय अर्थ यह होता है कि आदर्श स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। वही है फल निरपेक्षता का सिद्धांत, जो कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों को किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा था। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ज्ञानी जैन सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एकदम बेहद मामूली सा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉमन ही हो गया। ठीक, ये सबको पता होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ज्ञानी जैन सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का, लेकिन समानता का अधिकार की बात नहीं करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई। ये भी आम सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। डेनमार्क, यूके, स्वीडन या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड संस्था का शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई, यानी किस अधिनियम के तहत व्यवस्था किया गया कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जानी चाहिए। कौन सा वो अधिनियम था, ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 में ये व्यवस्था की गई कि प्रांतीय सरकारों को सीमित स्वायत्तता या पहली बार उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 26
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? कौन सी थी? देखिए, तो होगा आपका कि अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो संविधान सभा का गठन किया जाना था, उसमें जो सदस्यों का जो सदस्य आए थे या उनका निर्वाचन हुआ था, वो अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था और अंशतः देशी नरेशों के द्वारा किया गया था। नामित देशी नरेशों के द्वारा नामित लोग थे। क्वेश्चन नंबर 27, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? या बताइए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो प्रमुख विशेषता थी, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई और अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिधारण किया गया। चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वेबर का अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी विकासशील देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन का कम प्रभाव उत्पादक साधन है। वेबर का अधिकारी तंत्र इस आलोचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसने दिया? कार्ल फ्रेडरिक, पीटर एपलबी या जोसेफ ला पोलम्बरा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी, जोसेफ ला पोलम्बरा। ठीक, इनकी पुस्तक का क्या नाम? ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व युद्ध की धारणा को यह दावा करते हुए अस्वीकार किया कि आर्थिक विनिमय संबंधों के जटिल जाल से जुड़ा हुआ एक ही विश्व है, यह एक विश्व अर्थव्यवस्था? मैनुअल वॉलस्टीन, फ्रैंक अमीन या पॉल बैरन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनुअल वॉलस्टीन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता? बेंथम, ईगल, हॉब्स या रूसो। किसका कथन है? ये कथन आपका थॉमस हॉब्स का। हॉब्स प्रभुसत्ता के लिए निरपेक्षवाद का महारथी था, लेकिन उसने कुछ मौलिक यूरोपियन उदारवादी विचारों का भी प्रतिपादन किया। व्यक्तिगत अधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक समानता और साथ ही उसने राजनीतिक आदेश का बनावटी चरित्र अवलोकन जो कि सभी न्यायपरक राजनीतिक शक्ति के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व तथा जनता की सहमति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 31, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को वापस बुलाने हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके आप चिन्ह बोलते हैं, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को वापस बुलाने हटाने की शक्ति द नेशनल पीपल्स कांग्रेस को है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। 32 ये आपको मैच करना है, भारत के संविधान का विषय है और दूसरी तरफ संविधान से संबंधित समरूपता। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध आपने कहाँ से ग्रहण किया है? तो आप सभी को पता है कि आपातकाल आपने जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने आयरलैंड के संविधान से लिया है, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया है और संसदीय शासन प्रणाली आपने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया है। ठीक, पहला आसान सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बताते हैं, ये बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, ये सेट 10 है। इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, 9 प्रैक्टिस सेट इसका, रंजीत कुमार सिंह का और अन्य प्रैक्टिस सेट भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके एग्जाम में बेहद लाभकारी है, बेहद। अगर आप पढ़ लेते तो सिलेक्शन आपका बेहद एकदम सुनिश्चित है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। ठीक, चलिए, और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, जैसे मॉडल पेपर हुआ, 5 ऑप्शंस वाले जो मॉडल पेपर हैं, या और भी जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस सेट है वो चाहिए, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक
किस एक से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर अतिउल्लंघन होता है? किसकी वजह से नागरिकों के स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है, उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, किसकी वजह से? ध्यान से पढ़िए और आप इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनियम निर्णय को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना है? कौन है वो? अमंडर कोलमैन, रॉबर्ट डहल, हेराल्ड जोसेफ लाजफेल या डेविड ईस्टन? तो ये हैं आपके अमंडर कोलमैन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन गतिरोधक या फिलिबस्टर को प्रयोग में लाता है? कौन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीनेट के सदस्य बिल पारित करने में रुकावट डालने हेतु। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक देश में परिसंघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन भारत, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रूसो समर्थक था। रूसो किसका समर्थक था? एक लाइन में आप इसका उत्तर बता सकते हैं। बिल्कुल, तो किसका समर्थक था? वो लोकप्रिय संप्रभुता यानी जन संप्रभुता का समर्थक था। 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रणाली व्यवस्था, विश्व प्रणाली विश्लेषण आधुनिकीकरण सिद्धांत एवं प्रायश्चित्ता सिद्धांत दोनों का आलोचक है। कथन सही है। विश्व प्रणाली उपागम में आर्थिक शक्ति राजनीतिक एवं कार्यनीतिक प्रभाव से सघनता से जुड़ी हुई है, ये भी सही है। राज्य जो विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि से बाहर रहने का प्रयास करते हैं पाते हैं कि वे इस पर वाणिज्यिक निवेश, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता के लिए निर्भर होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, ये भी आपका सही है। ठीक, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। ठीक, कौन सा सही है? तो तीनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 39, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको कौन सा कथन सही बताना है। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के अपने सिद्धांत में सूचना युग के परिणामस्वरूप होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय बदलावों पर विचार विमर्श किया है। कथन सही है आपका। दूसरा ऑप्शन देखिए, जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत यानी कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी थियरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होंगे यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मर्गेंथाउ के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? कौन सा सिद्धांत है जो उसके 6 सिद्धांतों की बात करता है मानव स्वभाव से संबंधित, वो आपको पता होना चाहिए, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों की आधारशिला रखता है। जो उसके 6 सिद्धांत 6 के 6 आपको याद होना चाहिए। कौन इस पर लागू नहीं होता? तो है आपका कि राजनीतिक यथार्थवाद हित का एक नियत अर्थ होता है। बिल्कुल नहीं, हित राष्ट्रीय हितों की, अपने हितों की कोई एकदम सर्वमान्य अर्थ नहीं है, तो सी गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किन्होंने निर्णयन उपागम में परिवेशीय कारक पर बल दिया है? किसने दिया है? तो ऑप्शन सी होगा, हेराल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि बहुलवादी विचारक संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं? जितने भी बहुलवादी विचारक हैं संप्रभुता के सिद्धांत का विरोधी क्यों है, उसका विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अन्य संघ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राज्य जो शक्ति है वो किसी राज्य में केंद्रित न होकर समूह समुदायों में भी ये उसको वितरित करते हैं, ताकि निरंकुशता या अत्याचारी या जो ट्रेनी है वो समाप्त रहे। और ये क्या, ये राज्य को संघों का संघ मानते हैं। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत है? मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक
समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है? आप ऑप्शन देखिए। तो है आपका प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार देना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं। थॉमस हॉब्स की रचना लेवियाथन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। जे रूसो टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट की पुस्तक लॉक न की जे रूसो की। जे स्मिल ये पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सही है, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जे स्मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये आपका बी सुमेलित है। जॉन लॉक लेवियाथन के रचनाकार नहीं बल्कि किसके हैं? टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है, अच्छे जीवन के लिए बना रहता है? ये बेहद महत्वपूर्ण कोट और बेहद आसान सा जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा कौन होगा? ये होगा आपका अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है? यथार्थवाद का कौन सा सिद्धांत इसमें समर्थन नहीं करता है? यथार्थवाद। तो 46 का राइट आंसर होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। यानी कौन सा सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राज्य का अस्तित्व सहयोग की नीतियां अपनाने से सर्वोत्कृष्टता सुनिश्चित होता है? बिल्कुल नहीं, ये यथार्थवादी सिद्धांत समर्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? यानी बहुल मतदान या भारित मतदान की बात कौन करता है? ये भी प्रश्न आसान है, कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे स्मिल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन मार्गन्थाउ के विचार की सही अभिव्यक्ति नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कथन मार्गन्थाउ का नहीं है, मार्गन्थाउ समर्थन नहीं करता है? तो 48 का राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप ऑप्शन। यह है कि मार्गन्थाउ की मान्यता है कि राज्य का कार्य व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना चाहिए। नैतिकता का समर्थन करता ही नहीं, इसलिए गलत हो जाता है। ये बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपके वो है, क्या नाम है, सिद्धांतकार या विचारक और उनसे संबंधित सिद्धांत हैं। तो माओ से तुंग है, किसकी बात करते हैं वो? तो संप्रेषण तर्कसंगतता, ठीक। एंटोनियो ग्राम्सी किसकी बात करता है? तो अधिसंरचनाओं की स्वायत्तता की बात करता है, तीसरा होगा। जुर्गेन हैबरमास किसकी बात करते हैं? तो ये जुर्गेन हैबरमास ना एक विमीय मानव की बात करता है। नहीं, जुर्गेन हैबरमास 9 लोकतंत्र की, हर्बर्ट मार्क्यूज है 1 डायमेंशनल मैन और जुर्गेन हैबरमास 9 लोकतंत्र से संबंधित है, ठीक। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 49 का बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? कौन सा होगा? तो है आपका ऑप्शन बी, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 51, कि व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुत्व संपन्न है, ठीक, संप्रभु है। कौन? यानी व्यक्ति स्वयं पर, अपने मस्तिष्क पर, मन पर स्वयं संप्रभु। एक किसका कथन? बेहद आसान सा, बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कोट है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित है? तो व्यवहारवादी उपागम चार्ल्स मेरियम से संबंधित है, सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही है? यानी
कौन सा इसमें से लॉक का राजनीतिक दर्शन से संबंधित सम्मिलित है या राजनीतिक दर्शन है जॉन लॉक का? कौन सा है? तो है आपका ऑप्शन सी प्राकृतिक अवस्था, जिसमें उस संविधा की बात, पहले प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, फिर समझौते के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना हुई तो प्राकृतिक अधिकार प्रदान हुए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये आपको मैच करना है। रोनाल्ड ड्वार्किन किससे संबंधित है? ये है आपके उदारवाद से, यानी लिबरलिज्म से संबंधित है ये रोनाल्ड ड्वार्किन। और मेंडल जो है आपका समुदाय से, माइकल सैंडल किससे समुदाय है? कम्युनलिज्म से। और मारिया माइज जो संबंधित हैं तो ये पारिस्थितिकी नारी अधिकारवाद से, इको फेमिनिस्ट हैं ये। और फूको उत्तर संरचनावाद से संबंधित है, क्योंकि सभी सम्मिलित हैं, इसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन के लिए निर्देशित करते हैं? किसके लिए निर्देशित करते हैं? जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ध्यान से देखिए। लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये भी सही है। लोक स्वास्थ्य का समर्थन, तीनों के मामले में नीति निर्देशक राज्य को निर्देशित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? रॉल्स निर्व्यक्तिकता सर्वोत्तम परिणाम, ये आपका पहला ही सही हो गया। नॉजिक मात्र बिल्कुल नहीं। हेयक सामाजिक पुनर्वितरण बिल्कुल नहीं। समान एवं समान संसाधन बेंथम बिल्कुल नहीं। केवल ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकारपेक्षा, प्रतिषेध, बंद प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हैबियस कॉर्पस, 5 रिट आपको याद होना चाहिए, उनके शब्दार्थ याद होना चाहिए, उनसे संबंधित अवधारणा या किस लिए रिट का यूज किया जाता है वो भी याद होना चाहिए। 58 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? जर्मी बेंथम विधिक अधिकार, सही है। जॉन लॉक नैसर्गिक अधिकार, सही है। इमैनुअल कांट नैतिक अधिकार, सही है। हेगल सांस्कृतिक अधिकार, बिल्कुल नहीं, ये आपके इनसे संबंधित है। जो हेगल सांस्कृतिक अधिकार का समर्थक नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान सा प्रश्न है ये। कॉमन, अब तो कॉमन हो गया एकदम, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक। अनुच्छेद 88 में इसकी व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय महिला अधिकारिता समिति का सर्वप्रथम गठन 14वीं लोकसभा के बनने के पश्चात हुआ। ये गलत है, सॉरी, ये पहले 14वीं नहीं 11वीं हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक। 60 का जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। मार्गरेट अल्वा 14वीं लोकसभा के गठन के पश्चात संसदीय महिला अधिकारिता समिति के अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, गलत है ये, ठीक। तीसरा देखिए, संसदीय महिला अधिकारिता समिति लोकसभा के 20 सदस्यों तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है, ये आपका सही है, ठीक। तो केवल 3 से युक्त ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी की अधिकारिता को नहीं बताता है? कौन सा है वो? तो है आपका
यह परीक्षा करते हैं कि प्राक्कलन में विवक्षित नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह से लगाया गया है या नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये गलत है। 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप में ऐसी घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते। ये सही है। यदि लोकसभा किसी समय संकल्प पारित करके उद्घोषणा या उसे प्रवृत्त रखने का अनुमोदन करती तो भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस ले लेगा। ठीक, तो इसमें से कौन सा कथन आपके सही है ये आपको बताना है। तो इसका चूंकि दोनों कथन सही हैं तो सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन नंबर 63 कि राष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो मात्र आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आपकी जो आयु की सीमा है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधन की विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं हो के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत ये शामिल है। इस प्रकार के संशोधन में कौन कौन से विषय शामिल हैं ये आपको बताना है। तो विशेष बहुमत बोलते हैं इसको। तो राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की सूची में संशोधन करना हो तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में संशोधन करना हो तो तीनों सही होगा। ठीक, इसमें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाते हैं। सही है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो केवल एक सही होगा यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन पद्धति मान्यता तथा संबद्धता के अधिकारों पर बल देती है। नवोदारवाद, रूढ़िवाद, सामुदायिकतावाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कि भारत किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। सही है, संसद किसी भी राज्य की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इस कथन आपका सही है। दूसरा कथन देखिए कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, दोनों में किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ऑप्शन दूसरा गलत होगा। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य की अनुमति के बिना सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की है। तो यह अवधि मात्र आप याद रखेंगे 60 दिनों की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 69 निम्नलिखित में से कौन लोक समिति के अध्यक्ष को यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये TRE 1 TRE 2 का प्रश्न है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक से संबंध उपबंध सुस्पष्ट उल्लिखित नहीं है। तो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछता आपसे 1952 अगस्त 1952 में। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें से कथन सही है ये आपको बताना है। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये राज्यसभा में भी किया जा सकता है।
तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होता है, तो दूसरा भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है। ये कथन आपका सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है। बिल्कुल नहीं। भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालयों पर इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है। यानी पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हुए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 73, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? किस आधार पर करता है? याद रखिएगा, भौतिक राशियों के आधार पर करता है। 74, कि संसद के किसी सदन के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, महान न्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको इसमें से बताना है। को क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी हो सकता है। ठीक, ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करें। सही है, पहला गलत, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शर्तें प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। तो तीसरा भी सही है। तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी आपको लगभग वही उत्तर देना, सही कौन सा है उत्तर देना है। ठीक, जिला स्तर पर किसी पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि उपबंधित की जाएगी। बिल्कुल नहीं, जब संविधान जैसा होगा वो होगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। लोकसभा विधि द्वारा अपने सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः अंशतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तीसरा गलत, तो केवल दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के लिए ये आज का जो सेट है, सेट नंबर 10, इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के दिशा निर्देश में तैयार किया गया। बेहद डिमांडेबल है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। ठीक, और हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर और 5 और 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, पेड पीडीएफ की अगर आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ये लास्ट में 36 है। चलिए छोड़िए। 18वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्तावित आधार क्या है? तो है आपका सन 2001, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 13वें वित्त आयोग द्वारा विचारार्थ विषय निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे शामिल किए गए हैं? 78 का क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें कौन, एक धारणीय विकास, कर एवं सकल घरेलू उत्पाद अनुपात सही है, वस्तु एवं सेवा कर, तीनों शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 1 2 3। ठीक, 79 देखिए,
निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है? कौन सा मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है? तो है आपका भौतिक द्वंद्ववाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये आपका है ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषयों में से कौन से सम्मिलित हैं? कौन से सम्मिलित हैं? नदियों को जोड़ना सही है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का हस्तांतरण स्वायत्त बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तीसरा देखिए, अंतर्राज्य व्यापार को मुक्त बनाना है, तीसरा सही है। यानी पहला और तीसरा सही है, ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, ये था आपके 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि पीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी पोर्टल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और भी चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं जो आपके मॉडल पेपर, शॉर्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तमाम जो MCQs हैं चैप्टर वाइज वो भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।